अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, सीज़ फायर हो चुका है फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान और लग ये रहा है कि तमाम तर मामलात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर इजराइल की जानिब से एकदम से इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया और एक जंग की सी कैफियत क्यों तारी की गई। 11 दिन तक ये सूरत हाल कशीदा रही, जिसमें ज़्यादातर दिन जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी रहे। आज की वीडियो में उन असल अवामल का जिक्र करेंगे कि किस वजह से नेतन्याहू की जानिब से ये कदम उठाया गया। और एक और चीज़ जो कि अभी मैं ऐसे इसको दावा कह लें या कोई और बात, इसको कोई और नाम दे लें, लेकिन एक और चीज़ है कि नेतन्याहू इस सीज़ फायर के बावजूद स्टॉप होने वाला नहीं है। नेतन्याहू ये इक़दाम करता रहेगा और दोबारा बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेशन होने जा रहा है। फिर से इसी तरह की बम्बारमेंट जो है उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। एटलीस्ट अभी तक की जो इतलात हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने आज की वीडियो में रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुनियादी और बेसिक मोटिव क्या है नेतन्याहू का। इसके ऊपर बात करने के लिए समझना ज़रूरी है कि इजराइल के अंदर बज़ाते खुद स्टेट के अंदर इस वक्त पॉलिटिकली क्या चल रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, जब 23 मार्च को इजराइल के अंदर इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन के अंदर कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती और 120 की जो पार्लियामेंट है, जिसको कनेसेट का नाम देते हैं ये इजराइल के अंदर, तो वहाँ पर कोई इतना बड़ा जो है कोई ऐसी जमात सामने नहीं आ पाती जो कि 61 सीटें वहाँ पर कनेसेट के अंदर ले सकती। तो ऐसे में ज़रूरी था कि जब एक पार्टी इतनी सीटें नहीं ले सकी तो एक कोलिजन गवर्नमेंट जो है उसको तश्कील दिया जाए। 29 या 30 के करीब सीटें जो हैं वो जो पार्टी है नेतन्याहू की वो अपने नाम करती है और कोशिश ये करती है, इसको टास्क दिया जाता है वहाँ के सदर की जानिब से कि आप 1 महीने का आपके पास टाइम है और आप एक कोलिजन गवर्नमेंट जो है उसको बनाने के लिए अपनी एफर्ट्स जो हैं वो पुट करें। अब होता यह है कि 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और कोई भी नेतन्याहू के साथ इतनी बड़ी तादाद में जमातें इकट्ठी नहीं हो सकी कि वो एक अलग से अपनी दोबारा से एक मखलूत हुकूमत जो है उसको तश्कील दे सकें। अब उसके बाद दोबारा फिर सूरत हाल इस तरह से तब्दील होती है कि मैंडेट चला जाता है अपोजिशन जमातों की तरफ, उनके पास राइट चला जाता है जो कि इकट्ठे से अलग से बहुत सारी जमातें मिलती हैं और वो अलग से अपनी कोलिजन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती हैं। अब ये तमाम तर जमातें जब मिलती हैं तो एक चेंज ब्लॉक का नाम दिया जाता है। इसमें तमाम तर जमातें और वो जमातें जो कि इससे पहले नेतन्याहू के साथ ही, इवन के 1 से 2 जमातें ऐसी भी हैं जो नेतन्याहू की पार्टी का हिस्सा थी और उससे अलग होकर उन्होंने अपनी जमात बनाई। तो ये जमातें इकट्ठी होकर एक अलग से मैंडेट लेकर आने की कोशिश करती हैं और ये तकरीबन 4 वोटों की शॉर्टेज के साथ लाइक के 56 या 57 के करीब वोट जो हैं इनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। जब मसला दरपेश होता है, नेतन्याहू को तकलीफ उठती है, नेतन्याहू को, नेतन्याहू अपना आखिरी पत्ता खेलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, बिल्कुल सेम चीज़ आपको नज़र आएगी हमारे हमसाया मुल्क में। जब नरेंद्र मोदी को हुकूमत में आना था तो उसने भी इसी तरह की जंग छेड़ने की और जंग छेड़ने का माहौल जो है वो पाकिस्तान के साथ क्रिएट किया और उसके बाद उसको उसकी आवाम ने मैंडेट दिया और वो फिर दोबारा जो है हुकूमत में आ सका। तो नेतन्याहू के पास ऑप्शन कोई नहीं था। नेतन्याहू के पास ये एक आखिरी रास्ता था कि वो हमास के साथ जंग छेड़ दे और हमास ऑलरेडी जो कि तैयार बैठी होती है और हमास को ट्रिगर करने के लिए उन्होंने ये इस तरह का माहौल बनाया। क्योंकि रमज़ान के अंदर जब ये तमाम तर सूरत हाल ख़राब हो रही थी तो सबसे बड़ा जो इशू आया था वो था जो दिमश्क गेट है, वहाँ से जो एंट्री है
फ़लस्तीनियों की उसको रोका गया था। वहाँ पर बैरियर खड़े कर दिए और ये आसानी के साथ बगैर किसी इशू के वहाँ पर ये गेट जो है इसको खोला जा सकता था, बैरियर जो थे इनको रिमूव किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद मस्जिद अक्सा के अंदर बम्बारमेंट की गई, वहाँ पर तशद्दुद किया गया, बराह रास्त फायर किए गए। इस चीज़ को भी रोका जा सकता था लेकिन नहीं रोका गया, इसको एस्केलेट होने दिया गया कि बिल आखिर उसके बाद हमास की जानिब से रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए गए। अब सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू जब तक ये मैंडेट लेपिड पार्टी के पास है, लेपिड वो पार्टी है जिसके पास 17, मतलब ये है कि जो चेंज ब्लॉक है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें इसके पास मौजूद हैं और तमाम लेफ़्ट की जमातें जो हैं वो इसके साथ मिली हुई हैं। अब यहाँ पर एक जमात जो है वो सबसे ज़्यादा मसला कर रही है और ये सबसे छोटी जमात है। अब यहाँ के जो रूल्स हैं इजराइल के अंदर वो ये है कि आपके पास 3% से ज़्यादा मैंडेट होना चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं आप किनेसेट के अंदर वहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको वहाँ पर होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर जी राम पार्टी है, मंसूर अब्बास इसके लीडर हैं और ये फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें ये मुसलमान जमात है, फ़लस्तीनी जमात है और उन फ़लस्तीनियों के ऊपर मुश्तमिल है जो इजराइल के अंदर वहाँ पर रहते हैं। अब इस बंदे ने कहा, मंसूर अब्बास ने कहा कि आप मुझे जिस गवर्नमेंट के पास इतना मैंडेट आ गया या मुझे लगा कि वो गवर्नमेंट बनाएगी मैं उसके साथ मिल जाऊंगा। और इसने जो है इल्हाक का ऐलान कर दिया था जो चेंज ब्लॉक है उसके साथ। उसके बाद नेतन्याहू जो है उसको तकलीफ हुई और उसने ये तमाम तर ऑपरेशन जो है इसका आगाज़ किया। अब दोबारा से सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर जमातें जो हैं, जो सेंटर की जमातें हैं वो खामोश रहीं, लेफ़्ट की जो जमातें हैं उन्होंने इस तमाम तर जो प्रोसेस था उसमें नेतन्याहू का साथ दिया और कहा कि जो हमारे एनिमी हैं उनके खिलाफ जो भी नेतन्याहू करेगा हम इसको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर नेतन्याहू का मकसद ये है कि जितनी भी लेफ़्ट की जमातें, जो छोटी जमातें चेंज ब्लॉक के अंदर हैं, उनको किसी तरह कायल किया जाए और अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाए और इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि पूरी दुनिया से प्रेशर बिल्ड होता है, रशिया जो है वो वॉर डिक्लेयर करने का इंडिया देता है, चाइना की जानिब से प्रेशर आता है, अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसके बावजूद के बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जो बाइडन ने। लेकिन जो बाइडन ने आखिर में जब बात की नेतन्याहू से टेलीफोन के ऊपर तो उसने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं, प्रेशर जो है वो माउंट हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मैं ज़्यादा देर तक दुनिया को होल्ड नहीं कर सकता। तो उसके बाद से नेतन्याहू ने ये थोड़ा सा स्टेप बैक किया क्योंकि ये चीज़ उसके अगेंस्ट चल रही थी। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, जुमे के रोज़ जब ये सीज़ फायर इम्पोज किया गया तो जुमे की नमाज में दोबारा से इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की और स्टन ग्रेनेड जो है वो इस्तेमाल किए गए। वहाँ पर जो मौजूद नमाजी थे, फ़लस्तीनी थे, मुसलमान थे, उनके अगेंस्ट और दोबारा से चीज़ों को एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब यह है कि सूरत हाल वहीं पर लाकर खड़ी कर दी गई है जहाँ से ये जंग जिसका आगाज़ हुआ था। अब दूसरी तरफ सुन लें, दूसरी तरफ हमास का बयान भी सामने आ गया है। हमास ने कहा है सीज़ फायर हो गया, वेल एंड गुड। अब ये सूरत हाल है कि अगर आपने सीज़ फायर की पासदारी की, आपने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, वरना हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर के ऊपर हैं। अगर एक तरफ हमें लगा कि आपने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है तो हम इधर से रॉकेट अगेन जो है वो फायर कर देंगे। और जो मौजूदा सूरत हाल है उससे लगता ही है कि ये दोबारा चीज़ें जो है किसी भी वक्त एस्केलेट कर सकती हैं और नेतन्याहू भी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा नज़र आता है। लेकिन सलाम है हमास को, हमास की जो विलिंगनेस है, हमास का जो जवाब था, जो भरपूर जवाब दिया गया और एक ऐसी पार को जो दुनिया की जो टॉप 5 में आती है, ऐसी ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और इसमें किसी को क्रेडिट नहीं जाता, किसी को उस तरह क्रेडिट नहीं जाता जितना क्रेडिट जो है हमास को जाता है। और जिस डर की वजह से हमास के ऊपर हमला किया गया कि वो अगला इलेक्शन फ़लस्तीन का जो आने वाला है जिसको पोस्टपोन किया गया वो जीत ना जाए, और लगता ये है कि अब जो तमाम तर सूरत हाल बन चुकी है इसमें हमास जो है ज़्यादा बड़े मैंडेट के साथ ये इलेक्शन जीतेगी। और यहाँ पर जब ये सीज़ फायर किया गया तो फ़लस्तीनियों ने अपने घरों से निकलकर इसको सेलिब्रेट किया, वेस्ट बैंक के अंदर भी और गज़ा के अंदर भी। और उसके बाद अगेन जो है ये इस तरह के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं जिसके बाद
बहाना मिलेगा नेतन्याहू को और दोबारा से वो इस ऑपरेशन को रिज्यूम कर सकते हैं और अगेन से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आलमी ताकतें कहाँ पर खड़ी नज़र आती हैं, आलमी ताकतों ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं किया गया। इसके ऊपर पूरी अलग से वीडियो बननी चाहिए जो कि मैं बनाऊँगा और इसमें आपको बताऊँगा कि आलमी ताकतों ने क्या रोल प्ले किया और कौन कौन से मुसलमान ममालिक थे जिन्होंने थोड़ा बहुत रोल प्ले किया और असल रोल जो था वो किसने प्ले किया। ये तमाम चीज़ें आपके सामने अगली वीडियो में रखूंगा। बहरहाल इस वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।